हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो जेई मेन अप्रैल मंथ में हुआ 8th, 9th, 10th और 12th अप्रैल को। उन 4 एग्जाम्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम्स पूछी गई उनको हम सॉल्व करेंगे। उनमें से पहली प्रॉब्लम है 8th अप्रैल शिफ्ट 1 की। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम and a charge of 5 microcoulomb. It is at rest in a uniform horizontal electric field of intensity 2000 volt per meter. At equilibrium, the angle that the pendulum makes with the vertical is take g equals to 10 meter per second square. तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है एक फिगर, ये इसके साथ दिया हुआ नहीं था, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। क्या बोला हमसे? एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये उसकी फील्ड लाइंस मैंने शो की हैं, इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल। और ये है वो पेंडुलम, और उस पेंडुलम के बॉब का मास है m और चार्ज है उस पर q। अब मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी स्विच ऑन नहीं की है, ये प्रेजेंट नहीं है, तब इस बॉब पर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे? एक होगा इसका वेट mg डाउनवर्ड्स और दूसरा होगा टेंशन इन द रोप। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्विच ऑन करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में इसके ऊपर QE फोर्स लगने लगेगा और ये डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस होकर वर्टिकल से एंगल थीटा बनाता हुआ फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यहाँ भी ये इक्विलिब्रियम में ही था, mg इक्वल टू टी था, और डिस्प्लेस कंडीशन में जब एंगल थीटा है वर्टिकल से तब भी ये इक्विलिब्रियम में है। कितने फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं? एक है वेट mg, ये है टेंशन इन द रोप, और तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया हुआ फोर्स QE। और हुआ ये है कि इस QE और mg का जो रिजल्टेंट है वो इस टेंशन के बराबर हो गया है, या यूं कहें कि ये तीनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन 0 होने से फिर से ये बॉब इक्विलिब्रियम में आ गया है। हमको बताना था ये एंगल, मतलब इक्विलिब्रियम में ये कितने एंगल पर, किस एंगल पर ये बॉब इक्विलिब्रियम में आता है, मतलब थीटा फाइंड करना था। ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा है ज्योमेट्रिकली, ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस फिगर से, इस वेक्टर डायग्राम से हम tan थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा कितना होगा? तो ये होगा QE अपॉन mg के बराबर। तो QE अपॉन mg ये इसका आंसर हो गया। बस इसमें वैल्यूज अब सब्स्टिट्यूट करना है। चार्ज कितना दे रखा है? 5 माइक्रोकूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2000 वोल्ट पर मीटर जो उसकी SI यूनिट है, अपॉन m, मास इज गिवन टू बी, कितना दिया है मास है 2 ग्राम, 2 × 10⁻³ और g 10 लेने को बोला हुआ है। अब ये -3 ऊपर जाएगा तो इसको क्या बनाएगा? ये बनाएगा -3, और फिर ये 3 जीरो से मल्टीप्लाई होकर सब खत्म हो गया। ये 2 से 2 भी कैंसिल, ये हुआ 5/10, 5/10 यानी 0.5। तो हमको मिला tan थीटा इक्वल्स टू 0.5, और थीटा हमें चाहिए था, थीटा आया tan इनवर्स 0.5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर 3 इज करेक्ट। अब अगली बार हो सकता है आपसे क्या पूछ लें? आपसे पूछ सकते हैं टेंशन इन द रोप। जब ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन कितना है? तो टेंशन कितना होगा? ये होगा √of QE होल स्क्वायर, QE होल स्क्वायर प्लस mg होल स्क्वायर। जैसा मैंने पहले कहा था आपसे कि QE और mg का रिजल्टेंट, ये मैंने पैरेललोग्राम लॉ लगाकर रिजल्टेंट बताया है QE और mg का, और वो यदि t के बराबर हो गया तो ये बॉब इक्विलिब्रियम में होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं? इस टेंशन को रिजॉल्व कर सकते हैं, टेंशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट्स बना लेंगे टेंशन के। तो टेंशन के 2 कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा इधर, ये एंगल थीटा है, तो इधर कितना होगा? इधर हो जाएगा ये t, और इधर हो जाएगा ये sin थीटा, और sin थीटा इक्वल्स टू QE, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। ऐसी 2 इक्वेशंस बनाकर, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा QE अपॉन mg। तो इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे आपसे ये कहना है कि ये सब क्वेश्चंस हम जो सॉल्व कर रहे हैं ये सिर्फ आंसर पता करने के लिए नहीं, या सिर्फ सॉल्यूशन देने के लिए नहीं, बल्कि इसको हम डिटेल में डिस्कस किया करेंगे, ताकि आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस कभी और आप एग्जाम देंगे, जो नए बच्चे हैं जो जेई मेन या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे के लिए, उनके लिए ये सब काम के हों। नीट और एम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को भी इन प्रॉब्लम्स को ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि लेवल का ज़्यादा फर्क नहीं होता है जेई मेन और नीट के क्वेश्चन पेपर्स में। उसके अलावा
यहाँ पर मेरा मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, मतलब किस तरह वो कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूलाज को हम प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप इग्नोर कर देंगे। आप तो उस थ्योरी पर, उस फॉर्मूले को कैसे प्रॉब्लम्स में यूज करना है इस बात पर ज्यादा ध्यान दें। इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि 0.5 नहीं आएगा और 50 आएगा और ये और वो, इस तरह के कमेंट्स ना करें, बल्कि कहीं कुछ गलती हो जाती है तो उसको इग्नोर कर लें, वो है कैलकुलेशन मिस्टेक। केवल मेरा काम आपको यहाँ तक पहुँचाना है बस, इसके बाद ये सब काम तो आप ऑलरेडी जानते हैं। इसलिए इसकी फिक्र करें कि क्या फिजिक्स उसमें लग रही है। मैथ्स तो ऑलरेडी आप सबको आती ही है, मुझसे ज़्यादा ही आती होगी, तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट्स को कैसे प्रॉब्लम्स में अप्लाई करें इस पर ध्यान दें, ना कि कैलकुलेशंस पर। आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं कैपेसिटी से। वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट। इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 raised to the power 6 volt per meter. The plate area is 10 raised to the power minus 4 meter square. What is the dielectric constant if the capacitance is 15 picofarad? Given epsilon naught 8.86 times 10 raised to the power minus 12 coulomb square per Newton meter square. ये बात हो रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो क्या क्या याद है आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में? तो आपको मालूम होगा इसकी दोनों प्लेट्स पर इक्वल ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तो वो होती है V/D। ये भूलते हो तो कैसे याद आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो E is equals to V/D। V is potential difference between the plates and D is separation between the plates। तो इन प्लेट्स का हर एक का एरिया यदि A हो और सेपरेशन यदि D हो तो कैपेसिटी कितनी होती है? कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट KA/D। यदि इन दोनों प्लेट्स के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम K रख दिया गया हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, तो कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट KA/D। ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर यूज करना है। हमको चाहिए क्या है? हमको चाहिए व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब K चाहिए। तो इसी फॉर्मूले में से C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KA/D से हम K को अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो K कितना हो जाएगा? K हो जाएगा C इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A। ये हो गया K का वैल्यू, CD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब D तो हमको दिया नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स नहीं दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। D इक्वल टू हो जाएगा V/E बाय E। और अब फिजिक्स खत्म, अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, K की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बाकी सब अब कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ। C कितना होगा? कैपेसिटी दी है 15 पिकोफैरेड, याद आया होगा आपको, पिको मतलब होता है -12। तो 15 टाइम्स 10 raised to the power -12, V 500, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है 8.86 इंटू 10 to the power -12। यदि नहीं भी दी होती तो आपको ये याद होगा 8.86 10 to the power -12। सब कुछ ये SI में हम वर्क कर रहे हैं, सभी यूनिट्स प्रॉपर हैं। एरिया कितना दे रखा है? एरिया हमको दिया है 10 raised to the power -4, 10 to the power -4, वो भी मीटर स्क्वायर में है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फील्ड ये दे रखी है 10 raised to the power 6 वोल्ट पर मीटर। अब आप बोलें तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा करीब करीब 8.46 के बराबर जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर तो इसमें 10 की पावर्स हैं, उनको रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा 8.46। तो आंसर इसका जो क्लोजेस्ट है वो है 4, एंड सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 8.5। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अब मैं ये बंद करने वाला हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि लोगों को इसमें बहुत ऑब्जेक्शन होती है। 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ तक बताया करूँगा जहाँ तक फिजिक्स यूज होती है, बाकी सब ये आपकी जिम्मेदारी है, उसको सॉल्व करना और आंसर फाइंड आउट करना। आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर having a charge q is surrounded by an uncharged conducting hollow spherical shell। एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है,
ये है वो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जिस पर कितना चार्ज मौजूद है, प्लस क्यू, इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल शेल। ये बाहर वाला ये होलो स्फेरिकल शेल और ये सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं, इसकी रेडियस है r1 और इसकी रेडियस है r2। ये थिन और होलो स्फेरिकल है, होलो स्फेरिकल थिन शेल, r1 r2 हो गए रेडियाई इनके। अब क्या होगा, होगा ये इंडक्शन, ये प्लस क्यू चार्ज है तो शेल की इनर सरफेस पर आएगा माइनस क्यू और बाहर आएगा प्लस क्यू। आगे क्या बोला, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द होलो शेल इज v। मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस v1 माइनस v2 वो कितना दे रखा है, v के बराबर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले v1 फाइंड करना पड़ेगा। v1 मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है ऑन द सरफेस ऑफ इनर सॉलिड स्फीयर। तो आपको मालूम होगा 3 चार्जेस है यहाँ पर, इस चार्ज की वजह से, अपने चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा, तो वो होगा k q अपॉन r1। ये होगा क्योंकि ये चार्ज सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि कंडक्टर है वो, और वो बिहेव ऐसे करेगा जैसे सेंटर पर हो, और r1 डिस्टेंस पर kq बाई r1 होगा और पॉजिटिव होगा क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन इनर स्फीयर एट दिस पॉइंट 1। हम यहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हैं। फिर इस माइनस क्यू प्लस क्यू से भी तो यहाँ आएगा, माइनस क्यू से कितना आएगा, तो माइनस क्यू से यहाँ पर अंदर उतना ही जितना सरफेस पर। आपको पता है ये भी चार्ज कैसे होंगे, ये सरफेसेस पर फैले हुए होंगे यूनिफॉर्मली, और जितना सरफेस पर उतना ही पोटेंशियल अंदर होगा। तो अब मुझे एक टर्म और इसमें ऐड करना पड़ेगी, वो कितनी है, के क्यू अपॉन r2, और एक टर्म ऐड करना पड़ेगी, वो कितनी होगी, वो होगी के क्यू अपॉन r2। फिर से क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि रेडियस कितना है इसका r2, वो थिन शेल है, माइनस क्यू से पोटेंशियल प्लस क्यू से पोटेंशियल, पॉजिटिव प्रोड्यूसेस पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव प्रोड्यूसेस नेगेटिव पोटेंशियल। एक्चुअली ये आ गया है मेरे पास में V1। अब मुझे चाहिए V2 मतलब यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ जब आप पोटेंशियल निकालेंगे तो इस प्लस क्यू से जो इनर स्फीयर पर है उससे कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन r2, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट है ये, इसके लिए इनर स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट है। तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर r2 पॉजिटिव, और इन दोनों से ये तो सरफेस पर के हैं, तो के क्यू अपॉन r2 प्लस के क्यू अपॉन r2। जनरली हम इनको लिखेंगे ही नहीं, ये तो सब जीरो होने वाला है। v1 माइनस v2 जो v दे रखा है वो कितना आया है आपके पास, के क्यू अपॉन r1 माइनस के क्यू बाई r2, यानी के क्यू टाइम्स 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। तो हमसे क्या बोला हुआ था, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ चार्ज प्लस क्यू इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल शेल। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द होलो शेल इज v। तो ये अभी हमने v वर्क आउट किया है। इफ द शेल इज नाउ गिवन अ चार्ज ऑफ -4q, ये बाहर वाले इसको कितना चार्ज अब दे दिया आपने, -4q। ये केस 1 था, और अब हमने जब इसे -4q चार्ज दे दिया तब हमको फाइंड क्या करना है, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सरफेसेस इज। तो अब यहाँ चेंजेस क्या है, v1 फिर से हम फाइंड करते हैं। अब इसको v1 डैश बोल देता हूं मैं, मतलब इस पॉइंट पर अब कितना हो जाएगा पोटेंशियल। तो देखें इसकी वजह से कितना यही आएगा, इन दोनों की वजह से ये आएगा, और इसकी वजह से और आने लगेगा यहाँ, यानी एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी इसमें v1 डैश में। वो क्या क्या, के क्यू अपॉन r1 तो है ही, ये दोनों भी रहेंगी जो कैंसिल हो गई हैं, और एक आएगी माइनस के 4q अपॉन कितना है रेडियस r2। ये आया v1 डैश। अब v2 डैश निकालते हैं, वो कितना होगा, v2 डैश मतलब यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। तो इसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट है, फिर से ये टर्म आएगी के क्यू अपॉन r2। स्टैंडर्ड रिजल्ट है,
कुछ बच्चों को तो ये याद ही होगा कि इसका आंसर आने वाला है वी। पोटेंशियल डिफरेंस इस चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता, तो कुछ बच्चों ने तो देखते ही से इसको टिक कर दिया होगा। हम भी इसे एक बार सॉल्व करेंगे आगे के लिए, अच्छा होगा कि आप इसको रट लें कि आंसर इज वी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस शेल। जो एक्स्ट्रा चार्ज हमने इसको दिया है इंडक्शन के अलावा, ये इन चार्जेस वाली टर्म्स भी तो कैंसिल आउट हो रही हैं। आगे देखते हैं क्या लिखना है, V2 डैश, मतलब यहां निकाल रहे हैं हम पोटेंशियल, इसकी वजह से हमने लिख लिया है। इन दोनों की वजह से ये दो फिर टर्म्स आएंगी जो कैंसिल होंगी, और इसकी वजह से एक टर्म आएगी, वो क्या आएगी, माइनस फिर से यही 4Q/R2। और अब हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, V1 डैश माइनस V2 डैश, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। और यहाँ फिर क्या आ गया, KQ कॉमन, अंदर क्या आता है 1 माइनस R1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो हमको फिर से वही मिल रहा है, यानी दिस इज ऑल्सो V। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस भी V ही होगा। सो आंसर 1 इज करेक्ट। तो इसको एक दो बार करके देखें, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और इसको याद रखें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल is formed by two equal and opposite charges Q with separation D. The charges have same mass m. It is kept in a uniform electric field E. If it is slightly rotated from its equilibrium orientation, then its angular frequency omega is. तो ये प्रॉब्लम तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, पर इसमें SHM के कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। SHM बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पूरी फिजिक्स में कहीं भी उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जैसा हमने पिछला सवाल किया था वो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट था, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बहुत से बच्चों को तो इसका आंसर ही याद होगा कि टाइम पीरियड कितना होता है। अभी हम उसको डिराइव कर लेते हैं, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ध्यान से इसको समझेंगे। तो क्या बोला हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। डायपोल क्या होता है, जिसमें इक्वल ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, छोटी सी सेपरेशन पर, स्मॉल सेपरेशन पर। सेपरेशन दी है D, चार्जेस हैं +Q - Q, और दोनों चार्जेस का मास है m। इट इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और पहले ये डायपोल इस तरह रखा हुआ था, मतलब P डायपोल मोमेंट और E थे पैरेलल, यानी वो था इक्विलिब्रियम में, और हमने उसे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहुत छोटे से एंगल से मान लो डिस्प्लेस कर दिया। आई मीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब रोटेट कर दिया। क्या होगा अब, तो यदि ये P क्या डायरेक्शन है, यानी इधर होगा उसका नेगेटिव चार्ज और इधर होगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज इधर है तो इधर एक फोर्स आएगा QE, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड E है, डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। ये होगा टॉर्क लगने लगेगा। वो टॉर्क कितना होगा, वो होगा PE sin थीटा, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। इसको कहते क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि जब हम इसे रोटेट करके छोड़ देंगे तो ये टॉर्क इसे वापस लाएगा। यानी ये थीटा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ बोला हुआ है स्लाइटली रोटेटेड, मतलब हमको ये सपोज करना है कि थीटा कैसा है, स्मॉल, और थीटा यदि स्मॉल है, थीटा यदि स्मॉल है तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा के बराबर, नियरली इक्वल टू थीटा। तो टाउ बराबर हो जाएगा PE थीटा, और यहाँ पर एक माइनस साइन भी दे देते हैं दोनों के बीच, ये बताने के लिए कि टाउ थीटा से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। थीटा है, हमने घुमाया उसे इंक्रीजिंग थीटा की डायरेक्शन में, और टॉर्क थीटा को डिक्रीज करेगा, वापस उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। या फिर कह सकते हैं कि टॉर्क ने एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। ये टॉर्क है, टाउ बराबर क्या होता है, तो कैसे याद आता है, F बराबर जिस तरह ma होता है, टाउ बराबर होता है I अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसे इक्वेट कर देते हैं, और इसमें से हम निकाल लेते हैं अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा होगा -PE/I इंटू थीटा, ऐसा आ गया। और ऐसा आने से प्रूव हो गया कि ये एंगुलर SHM है। कैसे, वो ऐसे कि P, E और I ये तीनों तो कांस्टेंट्स हैं। E इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, P वो गिवन है डायपोल, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यदि ये पूरा कांस्टेंट है तो अल्फा और थीटा कैसे हैं,
अल्फा और थीटा हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और यही एसएचएम की शर्त है। इसका मतलब ये जो डाइपोल है वो एसएचएम करेगा। इसको एक बार डिटेल में समझ लेंगे, आप बोर मत होना, ये सब बहुत काम की बातें हम कर रहे हैं। एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं करेंगे तो कभी ना कभी आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप आंसर तक कभी नहीं पहुंचेंगे। आगे के लिए हमको क्या करना है, ये सब डिराइव करने के बाद फाइनल फॉर्मूला आपको रट लेना है, और क्वेश्चन इस तरह का आने पर सीधे उसका आंसर हमको करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने पर। तो यहाँ प्रूफ क्या हुआ, देयरफॉर द मोशन इज एंगुलर एसएचएम। और जैसे ही आपने सुना एसएचएम, तो इस इक्वेशन को एंगुलर एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देंगे। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, यानी पी ई बाई आई प्लेज द रोल ऑफ ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा कितना आ गया, बस अब पहुंच गए आप आंसर तक। ओमेगा कितना हो जाएगा फिर, अंडर रूट ऑफ पी ई बाई आई, पी ई बाई आई। अब पी हमको गिवन है, पी कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए, वन ऑफ द चार्जेस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। यहाँ क्यू डी पुट करेंगे, ई तो दी हुई है फील्ड ई, आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ये क्योंकि सिस्टम इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट, और मास इसका कितना है m, इसका भी कितना है m, ये कितना है, तो ये है d/2, टोटल डिस्टेंस d है, ये d/2 है, तो m d²/4, m d²/4, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम 2 क्या डालेंगे, m d²/4, यानी md²/2। ये सब्सटीट्यूशंस हमको बस अब करने हैं इसमें, तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो क्या करें अब, p की जगह क्या पुट करें, p इज क्यू डी टाइम्स ई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज md²/2, md², और ये ऊपर चला गया 2, एक d कैंसल आउट हुआ, फाइनल आंसर आ गया 2qE/md, 2qE/md, एंड सो 3 इज करेक्ट। तो मेरी आपको सलाह ये है कि ये याद हो जाए आपको, या फिर टाइम पीरियड याद हो जाए। अब यदि ये ओमेगा आ गया है तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड होगा 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, और ओमेगा कितना है, ये है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I/PE। जनरली बच्चे इसको याद रखते हैं टाइम पीरियड को, ये बिल्कुल वैसा ही है, सिंपल पेंडुलम का जैसा फॉर्मूला होता है, या स्प्रिंग पेंडुलम का उसी शेप में है ये। T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ I/PE इज टाइम पीरियड, और यदि टाइम पीरियड पता है और ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा कितना होगा, 2π/T, तो आप सॉल्व कर लेंगे, ये मिलेगा और आंसर आ जाएगा आपका। हो सकता है आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी पूछ लें उसकी, ये तो ओमेगा है, हमसे f पूछ सकते हैं, f मतलब हर्ट्ज में, तो आपको पता है ओमेगा होता है 2πf, तो f बराबर होगा ओमेगा/2π, तो 1 वो सब सॉल्व कर लेंगे आप, f बराबर ओमेगा/2π, यानी 1/2π अंडर रूट ऑफ PE/I, या इसका रेसिप्रोकल वो होगा फ्रीक्वेंसी। तो हाल फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है 3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू AX प्लस B I कैप। E इज इन न्यूटन पर कूलम एंड X इज इन मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, क्योंकि इसमें I कैप आया हुआ है। द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर A इक्वल्स टू 20, B इज इक्वल्स टू 10। तो हम इसको कैसा लिख लेंगे, E को ये कॉन्स्टेंट्स पुट कर लें, तो A की जगह डालना है हमको 20 SI यूनिट्स, X प्लस B इज 10, ऐसा लिख लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्शन के साथ लिख लें I कैप। अब आगे बोला क्या है, इफ पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू 1 इज V1 एंड दैट एट x इक्वल्स टू -5 इज V2, देन V1 माइनस V2 इज, तो V बराबर E dr, आपने सुना हुआ इंटीग्रल E dr, बस ये फॉर्मूला हमको यहाँ अप्लाई कर देना है। तो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इस टर्म को अलग 20x को, तो इंटीग्रल 20x dx कहाँ से कहाँ तक, 1 से -5, और प्लस b कितना है 10 dx, इंटीग्रेट करेंगे 1 और -5 के बीच में, बस यहाँ बाहर आएगा x dx इज x²/2, वो 2 भी बाहर कर देते हैं, तो अंदर बचेगा x², और लिमिट्स हैं 1 और -5, प्लस 10
और ये x, ये 1 और ये -5। आगे सॉल्व करें तो ये हो गया 10 और यहाँ क्या आएगा, -5 स्क्वायर्ड इज 25 -1 मतलब 24, ये इस टर्म का आंसर। और यहाँ से क्या आएगा 10 -5 और -5 पुट करेंगे और फिर -1 यानी -6, -6 इंटू 10 इज -60, तो यहाँ प्लस नहीं बल्कि 60 आएगा। तो ये कितना हुआ 240 -60, ये क्या आ रहा है V1 माइनस V2, ये कितना आएगा 180 वोल्ट इज द आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो मैं इसको सॉल्व करने वाले नहीं था जैसा मैंने आपको पहले कहा था, पर मैंने कर दिया आपके लिए। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है उधर वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में, उसको भी देख लेना चाहिए। इसी तरह की इक्वेशन वहाँ होती है, वहाँ भी हम इंटीग्रेशन करके कुछ आंसर निकालते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम देख लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटेंस से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ। मान लो ये दो कंडक्टिंग शीट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, लार्ज साइज की कंडक्टिंग प्लेट्स, और मान लो इस प्लेट 1 को हमने चार्ज Q1 दिया पॉजिटिव और इसको दिया Q2, तो होता क्या है, होता यह है कि चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि इन दोनों आउटर सरफेसेस पर कितने चार्जेस आ जाते हैं, Q1 प्लस Q2/2, यहां भी और यहां भी। पहले तो ये याद रखें, Q1 प्लस Q2/2, ये कहां पर, आउटर सरफेसेस पर, और ये दोनों चार्जेस होते हैं फ्री। और ये जो इनर सरफेसेस हैं यहाँ पर कैसे चार्ज आते हैं, तो इस सरफेस क्या आएगा, यहाँ आएगा Q1 माइनस Q2/2 चार्ज, और यहाँ इस सरफेस पर Q1 माइनस Q2/2 विद माइनस साइन। और ये दोनों होते हैं बाउंड, ये दोनों चार्जेस हैं बाउंड, ये भी बाउंडेड है और ये भी बाउंडेड है। बिल्कुल ऐसा ही ये सवाल पूछा हुआ है यहाँ पर। क्या बोला हुआ है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 1 microfarad capacitance. One of its two plates is given +2 charge and the other plate +4 microcoulomb charge. The potential difference developed across the capacitor is. तो यही प्रॉपर्टी हमको यहाँ यूज करनी है। पहले को कितना दिया आपने, कितना चार्ज दिया है पहली प्लेट में, पहली प्लेट पर आपने दिया +2 माइक्रोकूलम चार्ज, और दूसरी प्लेट को आपने दिया +4 माइक्रोकूलम चार्ज। सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन दोनों को ऐड करो, 6 माइक्रोकूलम अपॉन 2, तो ये फ्री वाले चार्जेस आपको मिल जाएंगे। यहाँ कितना आएगा 3 माइक्रोकूलम, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी 3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव। अब इसको दिया तो था 2 माइक्रोकूलम, ये कैसे हो जाएगा, तो ये शेयरिंग की वजह से ऐसा हुआ है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज था, इसको दिया था, और उसी का कुछ हिस्सा कितना है ये +3 माइक्रोकूलम, ये चला गया इस पर, तो इधर कितना आएगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व्ड होता है, और कंजर्व्ड होने की वजह से इसे 2 माइक्रोकूलम दिया, और उसमें से यदि 3 इस पर आ गया आउटर सरफेस पर, तो अंदर कितना आएगा, तो अंदर आ जाएगा -1 माइक्रोकूलम। तो इस प्लेट पर, इस प्लेट की इस सरफेस पर +3, इस सरफेस पर -1 माइक्रोकूलम। अब 4 में से 3 यदि यहाँ चला गया है शेयर होकर, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 1 कूलम। तो आप देख रहे हैं कि जो इनर सरफेसेस हैं, फेसिंग जो सरफेसेस हैं, उनके ऊपर इक्वल ऑपोजिट चार्ज हैं। जब इस कैपेसिटर को हम वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे किसी सेल बैटरी के, तो ये चार्जेस तो फ्री चार्जेस हैं, या बह जाएंगे, बच जाएंगे ऐसे चार्जेस। और हमको मालूम है कैपेसिटर तभी वो बनेगा जब इक्वल ऑपोजिट चार्जेस प्लेट्स पर प्रेजेंट हों। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, क्या मैंने कहा, ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग होना जरूरी है। पहली प्लेट को Q1 दिया चार्ज बाहर से, और इसको दिया Q2, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का, और उसकी कंडीशन क्या होती है, शर्त क्या होती है कि प्लेट के अंदर फील्ड 0 होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम एक बार आप अटेम्प्ट करना, फाइनल रिजल्ट रट लेना है। इसको दिया Q1, इसे दिया Q2, तो ये जो आउटर फेसेस हैं उनके ऊपर Q1 प्लस Q2/2, और वो फ्री होते हैं। अंदर कितना आएगा, Q1 माइनस Q2/2 प्लस, और ये माइनस Q1 माइनस Q2/2। तो ये ऐसे डिफिकल्ट दिखते हैं, यहाँ आप करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। 2 माइक्रोकूलम दिया इसको, तो हमने क्या अभी पढ़ा है कि आउटर पर कैसे आते हैं, Q1 प्लस Q2/2,
तो 4 + 2/2 यानी 3 माइक्रोकूलम, इधर इधर भी 3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव। और ये 2 माइक्रोकूलम से ही ये आया है चार्ज, क्योंकि ये कोई सोर्स से तो कनेक्टेड है नहीं। तो 2 - 3 करेंगे तो -1। आप देखो तो अभी भी कितना रहेगा, इन दोनों को ऐड करें तो 3 - 1 इज अगेन 2, यानी चार्ज तो कंजर्व्ड है। तो यहाँ आया 3, यहाँ आया -1, इस 4 में से 3 इधर गया तो इधर कितना आया 1। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमने देखा है चार्ज कितना आया, चार्ज आया 1 माइक्रोकूलम। चार्ज का मतलब होता है किसी एक प्लेट पर प्रेजेंट चार्ज का मैग्नीट्यूड। नेट चार्ज तो 0 है प्लेट्स के ऊपर, पर ये लेते हैं हम जब हम फॉर्मूला C = Q/V लगाते हैं। तो Q हो गया 1 माइक्रोकूलम, V कितना है पोटेंशियल, वो तो बताना है हमको। V कैपेसिटी दे रखी है, C इज 1 माइक्रोफैरेड। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो आपको पता है C = Q/V। तो V बराबर कितना, V = Q/C। Q कितना है, तो वो है 1 माइक्रोकूलम, और C कितना है 1 माइक्रोफैरेड। तो माइक्रो कट जाएंगे, कूलम अपॉन फैरेड मतलब 1 वोल्ट हो गया इसका आंसर, यानी आंसर 4 इज करेक्ट। तो ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था। जिन बच्चों को ये याद आ गया होगा या मालूम होगा और याद आ गया होगा, उन्होंने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है 1 वोल्ट के बराबर। तो आगे के लिए इस रिजल्ट को याद रखना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस में से ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार 5 क्वेश्चंस भी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट at a distance r0 from a positive line charge with uniform density. The speed v of the point charge as a function of instantaneous distance r from line charge is proportional to. हमको दे रखा है एक पॉजिटिव लाइन चार्ज, हम मान लेते हैं कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है +λ, और ऐसा बोला है कि इस लीनियर चार्ज से r0 डिस्टेंस पर किसी पार्टिकल पॉइंट चार्ज को रिलीज किया है रेस्ट से। हमको बताना है कि इसकी स्पीड r पर, मतलब इस लीनियर चार्ज से डिस्टेंस पर किस तरह डिपेंड करेगी। डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑन इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस r, या स्पीड एज फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी हमको चाहिए। तो यहाँ पर होगा क्या, ये लीनियर चार्ज है, इसकी फील्ड कैसी होगी, तो फील्ड होगी अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, मतलब यहाँ पर फील्ड होगी टूवर्ड्स राइट, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर आएगा फोर्स, फील्ड के डायरेक्शन में ये मूव करेगा, और फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। हमको बताना है कि उसकी स्पीड r पर किस तरह डिपेंड करती है। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, ER मतलब इस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पर फील्ड कितनी होगी, तो वो होगी λ/2πε0 × r, ये होगी फील्ड। अब जब ये पार्टिकल r डिस्टेंस पर होगा उस समय इसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स इतना आएगा। कहाँ आएगा, फील्ड की डायरेक्शन में, और इस फोर्स की वजह से ये मूव करेगा फील्ड की डायरेक्शन में ही। तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे, डिक्रीज इसको कह चुका हूं। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। r0 से r तक मूव किया तब पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज जानना चाहते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। इसको r0 से r की लिमिट्स में इंटीग्रेट करेंगे तो ये है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। Q तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा बाहर, 2πε0 1/r, यहाँ मैं dr लिखना भूल गया हूँ। 1/r dr क्या होगा, वो होगा log r। लिमिट्स क्या हैं, r0 से r। इसको आगे सॉल्व करें तो λ/2πε0, और ये क्या होगा log r माइनस log r0, log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log r/r0। तो ये है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको इक्वेट कर देंगे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ में, तो हमको वो जो रिलेशन चाहिए वो मिल जाएगा। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यदि डिस्टेंस r पर उसकी स्पीड v हो गई होगी,
रेस्ट से छोड़ा है और यहाँ आने पर स्पीड यदि v है या वेलोसिटी v है तो हाफ mv² इज काइनेटिक एनर्जी और ये है उसकी पोटेंशियल एनर्जी log r अपॉन r नॉट। अब हाफ m ये तो कांस्टेंट है, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, तो v² प्रोपोर्शनल टू v² इज प्रोपोर्शनल टू log r बाय r नॉट और इसलिए v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ log r बाय r नॉट हो जाएगा। v इज प्रोपोर्शनल टू log r बाय r नॉट, यानी आंसर 4 इज करेक्ट। आंसर 4 इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम 9th अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट की। डिटरमिन द चार्ज ऑन कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में आप देख रहे हैं 4 रेजिस्टर्स हैं, एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरेड का और एक बैटरी लगी हुई है 72 वोल्ट की। हमको बताना क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो ये स्टेडी स्टेट में बात हो रही है। इनिशियल जब t = 0 पर सर्किट को क्लोज करेंगे तब की बात नहीं, बल्कि स्टेडी स्टेट आने के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम। स्टेडी स्टेट में ये कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाएगा तब ये ओपन सर्किट का काम करेगा। तो सबसे पहले मन ही मन में इसको हटा देना चाहिए, तब फिर आपके पास में ये 4 रेजिस्टर्स बच जाएंगे। हम फाइंड करेंगे करंट सबसे पहले कि सर्किट में करंट कितना है, सर्किट ने इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया। तो जैसे ही आप इसको हटाएंगे साफ तौर पर ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। 10 और 2 की सीरीज, मतलब वो कितना हो गया 12 ओम। फिर जब ये सीरीज होगा इसके साथ ये पैरेलल में आ जाएगा 4, 12 इन पैरेलल विद 4, और जब एक बन जाएगा तो इस 6 के साथ वो सीरीज में हो जाएगा। इस तरह आपको मिलेगा R इक्विवेलेंट। सबसे पहले आप R इक्विवेलेंट निकाल लें। अब 2 रेजिस्टर्स 12 और 4 के पैरेलल में हो तो प्रोडक्ट अपॉन सम 48 अपॉन 16, तो 3s6 और 2 सीरीज में आ गए, यानी टोटल कितना, यानी नेट हो गया 9 ओम। इक्विवेलेंट इज 9 ओम, यानी इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा। तो करंट हो जाएगा 72 वोल्ट, V बराबर होता है IR, तो 72 वोल्ट अपॉन 9 ओम, ये कितना होगा 8 एम्पियर के बराबर। यानी इस बैटरी से 8 एम्पियर का करंट ड्रॉ होगा। अब ये एक जंक्शन है, जैसे ये 8 एम्पियर का करंट यहाँ आएगा तो इसे तो डिवाइड होना है। तो डिवीजन करने के लिए क्या करें, एक ऐसा सर्किट और बना लें। ये 72 वोल्ट की बैटरी, ये 6 ओम का रेजिस्टर, ये 4 का, इनको तो ऐसे ही रहने दें 4 ओम, और 6 ओम को इन दोनों का एक बना लें। वो कितना हो जाएगा 12 ओम, ताकि हमको इन ब्रांचेस में करंट मिल जाए। टोटल करंट ड्रॉ कितना हुआ है, वो है 8 एम्पियर। तो इसमें तो 8 एम्पियर फ्लो होगा, यहाँ आने पर उसको उस करंट का डिवीजन होगा। और ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में करंट इनवर्स प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। हम निकाल लेते हैं इसमें करंट कितना है इस ब्रांच में, या आप चाहें तो इसमें भी निकाल सकते हैं। मान लो मैं इसमें निकाल रहा हूँ 4 ओम में, तो टोटल करंट 8 एम्पियर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 12 और 4 16, इक्विवेलेंट नहीं टोटल, 8 करंट ड्रॉन, टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ आएगा 16, 12 और 4 16। और इस ब्रांच का करंट निकाल रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई, इस ब्रांच में निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई। मान लो मैं इस ब्रांच में निकाल रहा हूँ 12 ओम में, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, यानी यहाँ आएगा 2 एम्पियर का करंट, इस ब्रांच में 2 एम्पियर। अब आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से कितना करंट आया था, यहाँ से आया था 8 एम्पियर। यहाँ पहुँचने पर इसमें कितना गया 2 एम्पियर, और ये था 8, तो ऑब्वियसली इसमें आएगा 6 एम्पियर। इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। अब 2 एम्पियर इसमें से भी फ्लो होगा स्टेडी स्टेट में। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस, V बराबर IR 20 वोल्ट, यानी जब ये स्टेडी स्टेट में होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमको निकालना था, कि फाइनली हमें चाहिए क्या है, चार्ज। यानी 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस स्टेडी स्टेट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट, जो इसके अक्रॉस है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो अब बस Q = CV लगा देना है। कैपेसिटी इज 10 माइक्रोफैरेड एंड वोल्टेज इज Q = CV × 20 वोल्ट। तो इसको माइक्रो को ऐसे ही रहने दें, फैरेड इंटू वोल्ट
कूलम हो जाएगा, यानी आंसर विल बी 200 माइक्रो। स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर पर चार्ज होगा 200 माइक्रो कूलम, इस पर प्लस 200 माइक्रो कूलम और लोअर प्लेट पर माइनस 200 माइक्रो कूलम। तो आंसर इज 3।